प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की जान गई है। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए, जबकि पंचकुला और अंबाला में 4 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,573 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,685 मरीजों की जान चली गई। इसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66%। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फरीदाबाद के खोरी गांव को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम से खोरी गांव के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए टाइमलाइन बताने को कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि वो तोड़फोड़ के से बेघर हुए योग्य लोगों को जल्द ही आवास प्रदान करे। अदालत ने सरकार को सुझाव भी दिया कि वो 8 हफ्ते का इंतजार न करे। आवेदन मिलते ही योग्य लोगों को आवास का प्रोविजनल आवंटन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ योग्य लोगों को ही शेल्टर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। करनाल में आज होने वाली महापंचायत के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार हैं। महापंचायत में किसान संगठन आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। रविवार को भी किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर सरकार को संदेश देने की कोशिश की। महापंचायत को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है। चढ़ूनी ने कहा कि भारी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे और महापंचायत को सफल बनाने में सहयोग करें। वहीं आपको बता दें कि बड़ी जानकारी ये भी है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि प्रशासन चाहे पानी की बौछारें करें या फिर लाठीचार्ज करे, किसान अपना प्रदर्शन करके रहेंगे। करनाल में मंगलवार को होने वाली किसानों की महापंचायत से पहले जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भी अपना प्रदर्शन करें, लेकिन इस दौरान शांति बनाए रखें। उन्होंने बताया कि हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी नवदीप विर्क सभी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर विज ने कहा कि कोई शरारती तत्व इसका फायदा न उठा सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वहीं करनाल में आज जिला सचिवालय के घेराव को लेकर किसानों के ऐलान के बाद पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ड्रोन से लेकर वीडियोग्राफी तक सब की जाएगी। करनाल के जिला सचिवालय परिसर में बीएसएफ समेत अन्य फोर्स को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। करनाल में अलग अलग जिलों से पुलिस बल के अलावा आरएएफ की 40 टुकड़ियां भी तैनात की जाएगी। वहीं पलवल में बीजेपी के जिला कार्यालय में पिछले लंबे समय से बिजली चोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन इस तरह विभाग का कोई ध्यान नहीं है। जब इस बारे में बिजली विभाग के एसडीओ जसवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के कार्यालय को कनेक्शन 19 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। कार्यालय पर अब तक विभाग का बिल टोक्यो पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करके भारतीय खिलाड़ी वतन वापस लौट आए हैं। इस मौके पर बीजेपी विधायक राजेश नागर अपने समर्थकों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे।
शूटिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पैरा खिलाड़ी सिंगराज आधाना का स्वागत किया गया। पैरा खिलाड़ियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने नाच गाकर खुशी मनाई और खिलाड़ियों का स्वागत किया। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में वर्चुअल रूप से आयोजित इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में शिक्षा और रोजगार हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा उत्तीर्ण किए जाने के साथ युवाओं के निःशुल्क रूप से पासपोर्ट भी बनवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखना भी बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक फायर एनओसी के सभी लंबित मामलों को प्रमुखता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लोगों को उसका फायदा दिया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर पंचकुला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह और नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। बैठक में ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जिले में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचायत और उपचुनाव को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। हुड्डा ने कहा कि सरकार उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बच रही है। इससे पहले बड़ौदा उपचुनाव कोरोना काल में ही कराए गए थे। वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से वार्ता करने और समाधान निकालने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों की सभी मांगों का समर्थन करती है। वहीं हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े पर सरकार को घेरते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। हुड्डा ने प्रदेश की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के वादे को भी युवाओं के साथ धोखा बताया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तो शाम के करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सरकार ने कानून पास किए हैं वो किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बीज महंगा हो गया है, यूरिया मिलने के लिए त्राही त्राही हो रही है। ये सरकार हर चीज को महंगा करके आम जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी से लेकर ये सरकार शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है। आम लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटकर बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 500 से लेकर 600 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने निजी खाते से आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। सिरसा के वार्ड नंबर 4 संतनगर में युवा नेता रोहित तुर्किया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेजेपी का दामन छोड़कर हरियाणा लोकहित पार्टी का दामन थाम लिया। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने रोहित तुर्किया और उनके समर्थकों को एचएलपी का बैंड पहनाया। इसके साथ ही झंडा भेंट किया। गोविंद कांडा ने उनका पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। एचएलपी में शामिल होने पर रोहित तुर्किया और उनके समर्थकों ने संकल्प लिया कि वो एचएलपी की नीतियों पर चलते हुए जनसेवा करेंगे। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि वो जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में आए हैं। जनता की सेवा ही उनका धर्म है। चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उनसे बढ़कर काम करवाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बावजूद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारी को परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है।
बता दें कि अब आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन परिवहन विभाग की प्रधान सचिव बनी है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर परिवहन विभाग में बतौर प्रधान सचिव नियुक्त किए गए थे। उधर गृह मंत्री अनिल विज समेत मुख्य सचिव विजयवर्धन ने भी आईपीएस अधिकारियों को नॉन पुलिसिंग पदों पर नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई थी। कैथल में सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की महिलाओं की जिला प्रधान कमला देवरा ने बताया कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे ऊपर केस दर्ज करके हमें टर्मिनेट कर रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। झज्जर में आशा वर्करों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में आशा वर्कर्स विरोध मार्च निकालते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची। डिप्टी सीएमओ को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। आशा वर्करों की मांग है कि श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू किया जाए। आशा वर्करों को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। इतना ही नहीं, ज्ञापन में 24 सितंबर को हड़ताल की भी बात कही गई है। तो वहीं डिप्टी सीएमओ ने बताया कि आशा वर्करों ने फैसला लिया है जिसे विभाग के सामने रखा जाएगा। सोनीपत में बरसात ने सब्जी मंडी में काम करने वाले आड़तियों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल सब्जी मंडी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते मंडी में जलभराव हो जाता है, जिससे लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो गई है। रविवार को आड़तियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सोनीपत सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बारिश की वजह से प्याज और आलू विक्रेताओं को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। आड़तियों ने काफी मात्रा में प्याज और आलू मंगवाकर मंडी में स्टॉक कर रखा था, लेकिन बारिश में प्याज और आलू खराब हो गया। सोनीपत के मुरथल रोड पर दुकानदार और व्यापारी रोजगार खत्म होने को लेकर 2.5 साल से परेशान हैं। दरअसल सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद भी दुकानदार सड़क निर्माण होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके विरोध में मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया और जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य को पूरे करने की मांग की। वहीं इस मामले में जब एसडीओ से बात की गई तो उनका कहना था कि सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से बार बार हो रही बरसात के कारण काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। सोनीपत के सेक्टर 23 के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पर सोमवार को पीला पंजा चला। दरअसल प्रशासन के आदेश पर अवैध रूप से घरों के सामने निर्माण को जमींदोज किया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और बिना नोटिस सूचना की कार्रवाई को गलत बताया। इस मौके पर एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि रसूखदार लोगों ने भी अवैध निर्माण बनाए हुए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई मामले में कर्मचारियों ने सोमवार को विभाग कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि मामले में पुलिस जानबूझकर ढिलाई बरत रही है। कर्मचारियों के दबाव और हड़ताल की चेतावनी के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी इस मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कर्मचारियों ने 8 सितंबर की हड़ताल को भी वापस लेने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने एसडीओ समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद में एक बार फिर गौरक्षकों पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। मामला धौज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां गो तस्करी करने के लिए आए हुए थे, लेकिन गोरक्षकों को इनकी भनक लग गई और उन्होंने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान गो तस्कर गोरक्षकों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भागने के दौरान उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने 2 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं हांसी के गांव ढाणी पिरान से सदर पुलिस ने एक व्यक्ति को भैंस चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना नाम कृष्ण बताया। वहीं सदर थाना पुलिस प्रभारी रामफल सिंह ने बताया कि उन्हें साई कॉलोनी में एक भैंस चोरी मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर करमवीर सिंह की अगुवाई में टीम तैयार कर शहर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। इस दौरान उन्होंने व्यक्ति को दबोच लिया, लेकिन उसका साथी गाड़ी लेकर फरार हो गया। यमुनानगर में नशे पर रोकथाम के लिए पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। सोमवार को भी पुलिस ने छापेमारी कर हमीदा हेड से एक युवक को 7.25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हमीदा एरिया में नशा तस्करों की ओर से युवाओं को स्मैक की सप्लाई की जा रही है।
जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर यूपी से स्मैक लाकर यमुनानगर में सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। अब पुलिस युवक को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि नशा तस्करों के पूरे गिरोह का खुलासा हो सके। सिरसा में एंटी नार्कोटिक सेल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान जमाल क्षेत्र से स्कूटी सवार 2 नशा तस्करों को काबू किया। पुलिस को इन तस्करों के पास से लाखों रुपए की 1 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के खिलाफ नाथुसरी चौपटा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़ी गई अफीम की कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। सोनीपत के बहालगढ़ में रोहतक सीएम फ्लाइंग ने जीएसटी और एफएसओ की टीम के साथ मिलकर न्यूट्रिशन की दुकान पर छापा मारा। दरअसल टीम को शिकायत मिल रही थी कि इस दुकान पर नकली और मिलावटी न्यूट्रिशन बेचा जाता है। सूचना के आधार पर टीमों ने न्यूट्रिशन की दुकान का निरीक्षण किया। इसके साथ ही न्यूट्रिशन के सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। रोहतक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने ही माता पिता के शव को गहने उतारे और मामले को लूट जैसा बताने की कोशिश की। दरअसल आरोपी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर विदेश भागना चाहता था ताकि वो जेंडर चेंज करा सके, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। रोहतक के विजयनगर हत्याकांड के आरोपी अभिषेक को पुलिस रिमांड पर खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने आरोपी की ओर पुलिस रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी अभिषेक ने 27 अगस्त को अपने माता पिता बहन और नानी की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस का ध्यान भटकाने और हत्या के पीछे लूट की वजह दिखाने के मकसद से आरोपी ने अपने माता पिता के गहने भी उतार लिए थे, लेकिन पुलिस को जब शक हुआ तो उसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। कैथल के खनौरी रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप के संचालक अशोक के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। अशोक ने पंप पर जहर निकलकर खुदकुशी की है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने पेट्रोल पंप के कंपनी के सेल्स ऑफिसर सहित 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। आरोप है कि सेल्स ऑफिसर रिश्वत मांगता था और अशोक ने सेल्स ऑफिसर को 35 लाख रुपए दिए थे। बार बार रिश्वत देकर अशोक परेशान हो गया, जिस कारण उसने एक कदम उठाया। पुलिस ने अशोक के बेटे सार्थक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रादौर के पश्चिमी यमुना नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव कांजनू निवासी शिवचरण ने बताया कि वह अपने गांव के पास सैर कर रहा था, तभी उसने नहर में एक शव को देखा और इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव के दूसरे युवकों की मदद से शव को बाहर निकलाया। मृतक की उम्र 50 साल बताई जा रही है। पंचकुला में स्टाफ नर्स पर जानलेवा हमला मामले में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पंचकुला, जीरकपुर, डेराबस्सी समेत आसपास के स्थानों पर ऑटो चालकों से पूछताछ कर रही है। पीड़िता भी अभी बयान देने की हालत में नहीं है। बता दें कि 27 अगस्त की देर शाम पंचकुला के सेक्टर 23 में निजी अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स पर जानलेवा हमला किया गया था। पीड़िता का अभी भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जांच जारी है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को मंजूरी दे दी है। मेले का आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा, जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदारी करते हैं। वहीं इस बार मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल मेले का आयोजन नहीं किया गया था। लंदन के ओवल स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद भारत ने जीत दर्ज कर ली है। भारत ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 210 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने यह मैच 157 रनों से अपने नाम किया। भारत की ओर से दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3, बुमराह, जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जब विकेट के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो रुका ही नहीं।
सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।